सुरंग संख्या में सफलता। 15 दीमापुर कोहिमा रेल परियोजना नागालैंड पर। दीमापुर कोहिमा नई रेल परियोजना को पूरा करने की दिशा में एक और बड़े कदम में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने हाल ही में सुरंग संख्या में सफलता हासिल करके परियोजना के तीसरे चरण में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। मैंगुजुमा और जुब्जा स्टेशनों के बीच 15 हाल ही में 160 मीटर मापी गई। एक प्रेस विज्ञप्ति में ये बताते हुए NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO सब्यसाची डे ने दावा किया कि 15 जून को हासिल की गई सफलता को कोहिमा को भारतीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। 82.50 किलोमीटर लंबी दीमापुर कोहिमा नई रेलवे लाइन परियोजना, जो असम के धनसिरी स्टेशन से कोहिमा से सटे जुब्जा तक जाती है, NFR निर्माण संगठन द्वारा 6,663 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल लंबाई में से 2.75 किलोमीटर असम में और 79.75 किलोमीटर नागालैंड में थी। 8 नए स्टेशनों जैसे धनसिरी पार, शोखुवी, मूलबुंग, फेरिमा, पिफेमा, मैंगुजुमा और जुब्जा के साथ इस परियोजना में 24 प्रमुख पुल, 156 छोटे पुल, 6 रोड ओवरब्रिज, 15 रोड अंडरब्रिज और 31 किलोमीटर की 21 सुरंगें हैं। लंबाई। सुरंग नाम 7 फेरिमा से पिफेमा के बीच 6,520 मीटर इस सेक्शन की सबसे लंबी सुरंग होगी। कमीशनिंग में आसानी के लिए परियोजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। धनसिरी से शोखुवी तक 16.5 किलोमीटर का पहला चरण अक्टूबर 2021 में ही पूरा हो चुका था। विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों में अंतर क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शोखुवी से नाहरलागुन और मेघालय में मेंदीपाथर तक यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं। CPRO ने कहा कि शोखुवी से फेरिमा तक का अगला चरण बहुत जल्द पूरा होने की संभावना है और जुब्जा तक की पूरी परियोजना 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने घोषणा की कि नई रेल कनेक्टिविटी परियोजना पूरी होने पर देश के अन्य हिस्सों से बहुत सस्ती दर पर नागालैंड में खाद्यान्न, ऑटोमोबाइल और अन्य बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं के परिवहन में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पुलिस ने NH-29 के लिए यात्रा सलाह जारी की। चुमौकेदिमा और झरनापानी के बीच NH-29 पर अपनी पिछली यात्रा सलाह में आंशिक छूट देते हुए दीमापुर पुलिस ने सूचित किया है कि NH-29 के पगला पहाड़ खंड के साथ कोहिमा घाटी नदी के किनारे की ओर दाईं ओर केवल 2 लेन होगी। केवल चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सामान ले जाने वाले भारी वाहनों के लिए आने जाने के लिए चालू रखा गया। हालांकि सार्वजनिक परिवहन के लिए सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के कुकीडोलोग झरनापानी पगला पहाड़ खंड की ओर चौथे पटकाई पुल के साथ वाहनों के यातायात, हल्के वाहन, यात्री ले जाने वाले वाहन की आवाजाही को अधिसूचित किए गए अनुसार बाईपास मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा। अगली सूचना तक पहले 7वां मील जम शोखुवी पिमला महेनामसी पुंगलवा झरनापानी मेडजीफिमा और इसके विपरीत। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता पर NSF निराश। नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन NSF ने मंगलवार को दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वह NH-29 पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जिम्मेदार प्राधिकारी और NHIDCL की विफलता पर निराश है, जो त्रासदी का कारण बना। एक प्रेस विज्ञप्ति में NSF के उपाध्यक्ष अटोकेहो सुमी और सचिव प्रचार और सूचना MT सुदिंग ने जिम्मेदार प्राधिकारी और NHIDCL से तुरंत सभी सुरक्षा उपाय और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे स्थापित करने की अपील की ताकि भविष्य में ऐसी घातक घटनाओं को रोका जा सके। NSF ने NH-29 पर खेलने वाले यात्रियों से यात्रा सलाह के बारे में सूचित रहने और तदनुसार उसका अनुपालन करने की भी अपील की। इसके अलावा NSF ने 2 प्रमुख बाईपासों की तत्काल बहाली और मरम्मत कार्यों के लिए अपील की है। एक 7वीं मील चुमौकेदिमा जंक्शन शोखुवी पिमला महेनामसी पुंगलवा झरनापानी मेडजिफेमा के साथ और दूसरा कोहिमा झादीमा तसोसिन्यू न्यूलैंड दीमापुर के साथ जनता और अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए। इस बीच महासंघ ने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। दीमापुर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ राज्य के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर में अधिकांश सब्जियों की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में आसमान छू रही हैं। यहाँ के सब्जी बाजार में व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली सभी सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें टमाटर सबसे महंगे हो गए,
जो 90 से 100 रुपये, बेंगलोर और अरुणाचल प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए, जो 15 रुपये, असम और 20 रुपये में बेचे गए। जनवरी से मध्य जून के बीच 40 रुपये, बोमडिला, नासिक और शिलोंग। व्यापारियों ने इसका दोष अप्रत्याशित मौसम की स्थिति पर लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और कई राज्यों में सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया। एक सप्ताह से अधिक समय तक यहां और पड़ोसी लाहौरिजन, असम की दरों की तुलना करने के बाद दीमापुर और लाहौरिजन में थोक और खुदरा कीमतों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यहां मारवाड़ी पट्टी के एक प्रमुख थोक विक्रेता ने इस संवाददाता को बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि वे जो सब्जी आइटम आयात करते थे वह नागालैंड के बाहर से आते थे। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा मौसम की स्थिति और नागा राजनीतिक समूहों के अनियमित एकाधिक कराधान के कारण परिवहन लागत भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मौसम के आधार पर विभिन्न राज्यों से सब्जियों की चीजें खरीदी। उदाहरण के लिए, जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान उन्होंने असम से वस्तुएं, विशेष रूप से टमाटर, खरीदे जो स्थानीय रूप से उगाए गए थे और इसलिए सस्ते थे। हालांकि अगले महीनों में सामान शिलोंग और अरुणाचल से खरीदना पड़ता था, जो अधिक महंगे थे, जबकि परिवहन लागत 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मिनी ट्रक तक होती थी, जो 2,000 किलोग्राम टमाटर ले जा सकता था। उन्होंने खुलासा किया कि उपलब्धता के आधार पर बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु, अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग और नागालैंड और असम के अन्य हिस्सों से भी सब्जियों का आयात किया जा रहा है। हालांकि न्यू मार्केट क्षेत्र के कुछ विक्रेता कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले टमाटरों को मौजूदा उच्च कीमत पर बेचकर मौजूदा स्थिति का फायदा उठा रहे थे। हालांकि उनके आकार, रंग और काले धब्बों के आधार पर तथ्य आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन विक्रेताओं ने इस तरह के किसी भी कदाचार से इनकार किया है। दीमापुर नगर परिषद के बाजार दर नियंत्रण निरीक्षक इनाका जिमोमी ने दावा किया कि परिषद के अधिकारी कीमतों की जांच के लिए दैनिक आधार पर थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के पास जाते थे। हालांकि उन्होंने बताया कि चूंकि वस्तुएं मौसमी थीं, इसलिए निश्चित मूल्य निर्धारित करना असंभव था। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अपने कैबिनेट सहयोगियों एनएल स्पीकर शेरिंगेन लोंगकुमेर और राज्यसभा सांसद एस फाग्नोन कोन्याक के साथ बुधवार दोपहर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक से जुड़े सूत्रों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी नागालैंड के लिए एक स्वायत्त निकाय फ्रंटियर नागा टेरिटरी के गठन के केंद्र के प्रस्ताव सहित राज्य से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। ये भी पता चला कि प्रतिनिधिमंडल ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गृह मंत्री को अवगत कराया। कोई और विवरण ज्ञात नहीं किया गया। सूत्रों ने कहा कि सरकार के प्रवक्ता और बिजली मंत्री केजी केन्ये, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, गुरुवार को बैठक के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद ट्विटर पर उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। मैं हमारे राज्य के मुद्दों के प्रति उनके अटूट धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण समझ के लिए श्री अमित शाह जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो आज हमारी बैठक का प्राथमिक फोकस थे। पैटन ने ट्वीट किया, उनका लगातार समर्थन और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। मुख्यमंत्री के साथ आने वाले अन्य लोगों में शामिल हैं उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग, मंत्री जी कैटियो ए, मेत्सुबो जमीर, पी पाईवांग कोन्याक, सलोतुनवो क्रूज, सीएल जॉन, तेमसन इम्ना अलोंग और पी बाशांगमो बाचांग। इससे पहले मंगलवार को रियो के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और नागा वार्ता के लिए केंद्र के प्रतिनिधि और एमएचए सलाहकार एनई के मिश्रा से भी मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि उनके बीच बहुत सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को भी स्पष्ट किया गया। 12 पूर्वी राज्यों के बीजेपी नेता गुवाहाटी में करेंगे बैठक। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 12 पूर्वोत्तर राज्यों के भाजपा नेता गुरुवार को गुवाहाटी में मिलेंगे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष करेंगे। पार्टी के सांसद और विधायक, महासचिव, राज्य इकाई प्रमुख और 12 उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के अन्य नेता इसमें भाग लेंगे।
बैठक में अगले साल होने वाले आम चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा होगी। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि पार्टी 2019 की तुलना में इन सभी 12 राज्यों में अपना वोट शेयर और सीटों की संख्या कैसे बढ़ा सकती है। उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों के भाजपा नेता 7 जुलाई को नई दिल्ली में मिलेंगे और दक्षिणी राज्यों के नेता 8 जुलाई को हैदराबाद में मिलेंगे। इमरान खान पर पाकिस्तानी सेना के GHQ पर हमले का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को 6 मामलों में नामांकित किया गया है, जिसमें जनरल मुख्यालय, GHQ, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले और मेट्रो स्टेशन पर आगजनी की घटना शामिल है। 9 मई की हिंसा। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि इनमें से 3 मामले 9 मई को और अन्य 3 10 मई को आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच दल (JIT) सभी मामलों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि फैसलाबाद के सिविल लाइंस, समानाबाद, आरे बाजार और रावलपिंडी के न्यू टाउन पुलिस स्टेशनों, मियांवाली के सिटी पुलिस स्टेशन और गुजरांवाला के पुलिस स्टेशन कैंट में उनके संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से मामले दर्ज किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री को रावलपिंडी में पहले दर्ज किए गए 28 मामलों में से किसी में भी नामित नहीं किया गया था। सूत्रों ने बताया कि उनका नाम शामिल करने का निर्णय जांच के तहत संदिग्धों द्वारा दिए गए बयानों और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श के बाद लिया गया। GHQ और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले से संबंधित मामले आरे बाजार और न्यू टाउन पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बर्बरता के एक अभूतपूर्व प्रदर्शन में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने 9 मई को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ के गेट पर तोड़फोड़ की। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) द्वारा 9 मई को खान को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद PTI समर्थकों ने कोर कमांडर के घर पर भी हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे मूल रूप से जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता था, जो कभी मोहम्मद अली जिन्ना का निवास हुआ करता था। नागालैंड, 4 जुलाई की घटना की जांच की मांग। पुराने पुलिस चेकपोस्ट चुमौकेदिमा के पास NH-29 पर चट्टान गिरने के एक दिन बाद, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए, नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) और राइजिंग पीपुल्स पार्टी (RPP) ने घटना की जांच की मांग की है ताकि जिम्मेदार लोगों पर मामला दर्ज किया जा सके। चूक। एक बयान में NPF प्रेस ब्यूरो ने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत घटना की गंभीर जांच शुरू करे और 4 लेन निर्माण परियोजना में शामिल सभी दोषी कंपनियों, अधिकारियों और ठेकेदारों को दंडित करे। NPF ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पूछा कि इस दुखद घटना में हुई जानमाल की हानि के लिए कौन दोषी है। NPF ने कहा कि मंगलवार की दुखद घटना की शुरुआत हो सकती है अगर जिम्मेदार प्राधिकारी ने न केवल मानव जीवन बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय नहीं खोजा। NPF ने बताया कि नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (NPCB) ने सुरक्षा चिंताओं और चट्टानों के खिसकने और नदी में मलबा डालने से होने वाले विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभावों पर NHIDCL को कई बार चेतावनी दी थी। मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NPF ने कहा कि NPCB ने फरवरी 2021 में NHIDCL को एक औपचारिक पत्र लिखा था, जिसमें 2 फरवरी 2021 को उसी क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं पर प्रकाश डाला गया था, जहां 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनमें बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रॉक स्लाइड। हालांकि NPF ने कहा कि NHIDCL ने कम ध्यान दिया और कंपनी की लापरवाही के कारण 4 जुलाई को कुछ कीमती जिंदगियां दुखद रूप से खो गईं। NPF ने पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने सहित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई पहल की सराहना की है। इसने सभी शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। RPP ये पूछते हुए कि NH-29 पर दुर्घटनाओं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, राइजिंग पीपुल्स पार्टी (RPP) ने मांग की कि काम में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की जाए और कानून की प्रासंगिक धारा के अनुसार उन्हें सजा दी जाए। एक प्रेस विज्ञप्ति में RPP ने कहा कि 2016 में शुरू की गई उत्तर पूर्व में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत दीमापुर कोहिमा 4 लेन परियोजना NH-29 कई विवादों से घिरी हुई परियोजना थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर अपना दुख साझा करते हुए RPP ने इसमें शामिल सभी पक्षों राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL, निर्माण फर्मों, ठेकेदारों, कंसल्टेंसी फर्म और राज्य लोक निर्माण विभाग PWD की भूमिका पर सवाल उठाया।